आपने कभी सोचा है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो क्या वो आईपीएल की टीम खरीद सकता है जाकर, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनीज होती है जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर कैसे सिलेक्ट होते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम इतना पैसा कमाती कैसे कैसे है? अ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। अगर किसी को आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो तरीके हैं। एक पहला तो ये कि आप जो टीम ऑलरेडी है उसके ऑनर से जाकर बात करें और उसके शेयर्स खरीद लें। और एक जैसे कि एलआईसी ने किया है, 6% से सीएसके के शेयर्स जो है एलआईसी खरीद चुका है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बीसीसीआई का वेट करें अनाउंस करने का, क्योंकि वो जब टीम सेकंड टीम ऐड करेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पैसे लेकर जाएं और बीसीसीआई आपके लिए नई टीम बना दें। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है, जब लॉन्च करनी होती है, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब बीसीसीआई इनवाइट करता है लोगों को वो टीम खरीदने के लिए, तो वो वही टीम इसमें अप्लाई कर सकती है जिसकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा हो। वैल्यूएशन को आप नॉर्मली ऐसा समझिए कि कंपनी की कमाने की क्षमता। अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रिवेन्यू और प्रॉफिट के बेस पे ये डिसाइड होता है। तो जब बीसीसीआई किसी कंपनी को इनवाइट करता है तो कंपनी को आईटीटी इनविटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी अलग से। तो ये जो होता है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसके सारे टर्म्स और कंडीशंस इसमें लिखे होते हैं। तो इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग में प्रोसेस में बैठ नहीं सकते हो, शामिल ही नहीं हो सकते हो। अब ये आईटीटी किसी दुकान पे तो मिलता नहीं है, तो इसके लिए आपको ईमेल करना होता है बीसीसीआई को। जैसा कि 2021 में हुआ था, बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि जिस किसी को भी आईटीटी खरीदना है जिस किसी को भी चाहिए, तो वो 5 अक्टूबर 2021 से पहले ईमेल कर दें ITT-IPL 2021@bcci.tv पर। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आईटीटी खरीद लिया है तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है। बिना बिना किसी नोटिस के, बिना रीज़न के आपका आईटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को इसमें बैठने का मौका मिलता है, जो उन्हीं लोगों को इसमें बिडिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं वो लोग। और जनरली उनका एक बेस प्राइस होता है। नॉर्मली ये बेस प्राइस होता है 1700 से 1900 करोड़ होता है किसी भी टीम का ना, क्योंकि इससे नीचे तो कोई टीम बिकेगी नहीं। उसके बाद बोली लगती है, और जो बोली में सबसे ज़्यादा बोली लगाता है टीम उसकी होती है। जैसा कि लास्ट टाइम एलएसजी का लखनऊ 7090 करोड़ में बिकी थी, और अहमदाबाद बिकी थी 7625 करोड़ में। तो टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर पर बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को उनको भी अपने आप को रजिस्ट्रेट करना होता है। अगर चलिए देखिए, अब अगर क्रिकेटर हूँ तो क्या मैं भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 3 तरीके से होता है। पहला पहला होता है कैप्ड प्लेयर। मतलब कैप्ड प्लेयर का मतलब होता है जिसने एक भी मैच इंडिया की टीम की तरफ से खेला हो, उनको कैप्ड प्लेयर बोलते हैं। और दूसरे होते हैं फॉरेनर, विदेशी प्लेयर, है ना। और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर। जैसा अनकैप्ड प्लेयर जो होता है, इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजती है। तो ऐसा करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर का ग्रुप बन जाता है, जिसमें से 500 से 600 शॉर्टलिस्ट होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या है। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो स्टेट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन से आए थे। जब एक किसान एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जब एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है तो अपने अनाज की बोली लगवाने के लिए, तो बोली लगाने वाले साठ गांठ कर लेते हैं आपस में, और किसानों को नुकसान होता है इससे। इसलिए किसान एमएसपी की डिमांड करता है। सेम यही चीज़ आईपीएल में भी होती है कि कि पता चला सब लोग साठ गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख में खरीद लिया, और टर्न बाय टर्न खिला रहे धोनी को। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो अपना एक बेस प्राइस डिसाइड करते हैं।
तो ये जो बेस प्राइस होता है 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक टीम पैसे को का जोर दिखाकर अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में रखकर वर्ल्ड 11 बना लेगी और आईपीएल का सारा मजा खराब कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बीडिंग प्रोसेस का कुछ रूल्स बनाए गए हुए। तो एक टीम में कम से कम 18 लोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और 8 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर एक टीम से नहीं खेल सकते हैं। हर टीम में लिमिट अमाउंट दिया जाता है हर टीम को, जिसे पर्स कहते हैं। और पर्स की लिमिट होती है, पहले पर्स की लिमिट 85 करोड़ रुपए थी और अब इसको 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस 90 करोड़ में 18 से लेकर 25 प्लेयर की एक टीम बनानी होती है। सबसे पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स का मतलब होता है मार्की प्लेयर्स, यानी कि आप जब बड़े प्लेयर्स होते हैं, और फिर उसके बाद ग्रुप में बिडिंग होती है, जैसे कि बैट्समैन की ग्रुप आएंगे, उसके बाद बॉलर्स के ग्रुप आएंगे, उन ग्रुप्स में बिडिंग होती है। तो सही प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए टीम्स डेटा साइंस का यूज़ करती है, किस प्लेयर की हार्ड हिटिंग ज़्यादा है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है, या दो सेम स्टेट के प्लेयर्स में किस पर ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। डेटा साइंस की मदद से ये किया जाता है। टीम्स काफ़ी मोटा पैसा खर्च करती हैं इन डेटा साइंस के एक्सपर्ट्स को हायर करती है, और प्लेयर्स के ऊपर बोली लगती है, और ये भी बहुत कंट्रोल्ड वे में लगती है। 20 लाख से 1 करोड़ के जिन प्लेयर के बेस प्राइस होता है, उनकी बिडिंग आप 5 लाख बढ़ाकर कर सकते हैं। और 1 से 2 करोड़ के बीच की बिडिंग में आप 10 लाख बढ़ाकर प्राइस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करके सारी टीम कंप्लीट होती है, और उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग में जो प्लेयर है, जो यूज़फुल नहीं हो लगते उन लोगों को, जो टीम का ऑनर होता है, तो वो उनको रिलीज़ कर देते हैं। और सारे रिलीज प्लेयर और न्यूली एडेड प्लेयर में बिडिंग होती है। और हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है। ये कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, जिसमें टीम्स को 4 प्लेयर परमानेंट होते हैं। 4 प्लेयर छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज़ करना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और टीम खरीदना है अ, और जैसा टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ की टीम की फ़ीस होती है, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट। इसके बाद भी आईपीएल के मैच जो अलग अलग जगह पर होते हैं, उनका होटल्स और फ्लाइट्स का टिकट्स और बहुत सारा पैसा लगता है। उसके बाद भी जो पैसा टीम कमाती है, उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। और इतना पैसा लगाने के बाद भी जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलते सिर्फ। तो आईपीएल का जो एक्चुअल बिजनेस मॉडल है वो अलग है। कोई भी टीम इस विनिंग प्राइस के पीछे नहीं होती है, 20 करोड़ के प्राइस में भरोसे में नहीं होती है। तो आईपीएल की टीम पैसे कमाती कैसे हैं? तो देखिए, आईपीएल की टीम की सबसे पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। मतलब जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते, सिर्फ वही चैनल उसको आईपीएल को दिखाएगा। जैसे कि 2018 से 2017 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थे। तो अगर उस टाइम पे आपको आईपीएल देखना है तो सिर्फ आप सोनी पर ही देख सकते थे। तो इन 10 सालों के लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद उसके बाद बीडिंग हुई, और साल 2018 से लेकर 2022 के लिए स्टार इंडिया ने इसके राइट्स खरीद लिए थे।
स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे। और ये जो पैसा आता है इसका 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी 50% टीम्स में बढ़ जाता है। पहले जो पैसा आता था उसका 20% बीसीसीआई 20% बीसीसीआई रखती थी और बाकी का 80% जो था वो टीम को जाता था। अब धीरे धीरे शेयर्स बढ़ा बढ़ा कर अब ये 50-50 हो गया है। अब चैनल से ज़्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग के लिए देते क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आईपीएल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। जब इतने लोग एक साथ मैच देखते हैं तो इसमें ब्रांड वैल्यू भी ऐड हो जाती है, ब्रांड इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैच के बीच में आप जो 10 सेकंड का जो ऐड देखते हो उससे 12 से 13 लाख रुपए आते हैं। ऐसा मतलब आपको एज अ अमाउंट ये बहुत कम लगता होगा, लेकिन अगर 45 दिन का इवेंट देखें, अगर हिसाब लगाएं आप तो कैलकुलेशन करोगे तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सारे चैनल्स बिडिंग में मतलब इसके राइट्स खरीदने में लगे होते हैं, इसके लिए रेडी होते हैं। और दूसरा सोर्स होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। मतलब आपने देखा होगा आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं होता है। जैसा कभी उसको डीएलएफ आईपीएल बोलते हैं, कभी उसको वीवो आईपीएल बोलते हैं, कभी पेप्सी आईपीएल होते हैं और आजकल तो टाटा आईपीएल चल रहा है। तो आईपीएल को सिर्फ अपने नाम के साथ आईपीएल बुलवाने के लिए कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। और कंपनी चाहती है वो अपने नाम जोड़ने इसलिए क्योंकि इससे इसके लिए बोली लगाती है, इसलिए क्योंकि इससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इससे इसी टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ आईपीएल कहलाने के लिए आईपीएल को 200 करोड़ रुपए दिए थे। फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ रुपए 2018 से लेकर 2022 तक के लिए दिए थे वीवो ने। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना और इंडिया के विवाद को लेकर फिर स्पॉन्सरशिप टाटा को दे दी गई। तो टाटा ने 300 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से इसका जो भी रिवेन्यू है आता है उसका 60% रखती है बीसीसीआई, और जो 40% होता है वो होता है टीम को दिया जाता है। देखिए जिस ग्राउंड में मैच होना है उस ग्राउंड में टिकट क्या होगी ये होम ग्राउंड की टीम डिसाइड करती है। और ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट पर मैच में बुक होती है। अ, जिसका 80% होम ग्राउंड की टीम रखती है और 20% जो होता है ग्राउंड का एसोसिएशन होता है उसको जाता है ये सब। तो टीम्स के प्लेयर जो भी टी शर्ट पहनते हैं आपने देखा होगा उसमें आप जो भी लोगो और सिंबल देखते हैं उसका पैसा ब्रांड देती है। तो पूरे मैच के दौरान ग्राउंड के अंदर किसी भी कंपनी के नाम देखोगे आप, किसी भी कंपनी का जो बाउंड्री लाइन पे होता है या फिर मैच ग्राउंड के अंदर होता है, जैसे कि हेलमेट पर विकेट पर बाउंड्री जो होती है उसके ऊपर एम्पायर की टी शर्ट पर जहाँ जहाँ भी आप नाम देखोगे कंपनी का उसके लिए पैसे मिलते हैं टीम्स को। उसके बाद टीम्स के ओनर दूसरी कंपनियों के एड्स भी करवाते हैं अपनी टीम से। जो भी ऐड प्लेयर टीम की जर्सी पर पहनकर जो भी ऐड जो होते हैं मतलब प्लेयर्स जो होता है जिस भी टीम का होता है वो अपनी जर्सी पहनकर करते हैं, उसका पैसा टीम के ओनर को जाता है। इसके साथ साथ हर टीम के ओनर के ब्रांड्स और प्रमोशन खुद के भी होते हैं और वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं अपनी टीम के। तो जैसे कि आपने देखा होगा जियो दंदानादन मुंबई इंडियंस वाला,
इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है। टीम के नाम की टी शर्ट, बैट, किट्स, कैप्स, ये सब मार्केट में बिकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं। और तो इसका सारा जो पैसा होता है डायरेक्टली टीम के ऑनर को जाता है। इसके बाद इसके बाद ध्यान जाता है विनिंग अमाउंट के ऊपर, जो कि 20 करोड़ है ना। तो जो विनिंग टीम होती है उसको मिलता है 20 करोड़, और जो रनर अप होता है उसको 12.5 करोड़, जिसमें से 50% टीम का ऑनर रखता है और बाकी 50% टीम के प्लेयर को जाता है। लेकिन फिर भी टीम्स के ऑनर दिल से चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, एटलीस्ट टॉप 4 में तो चली जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो टॉप 4 में जाने के बाद जो बाकी टीम्स होती हैं वो तो वहाँ से हट जाती है, लेकिन जो 4 टीम्स होती हैं उनके एक्स्ट्रा मैचेस होते हैं, खेल उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने होते हैं। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा मैचेस का मतलब है एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टिकट्स, स्पॉन्सरशिप एक्स्ट्रा, मनी एक्स्ट्रा। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब टीम टॉप टॉप में पहुंचती है तो उसका उसकी जो होती है ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसको बाकी टीम्स के कम्पिटिटिव में ज़्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स ऑफ और स्पॉन्सरशिप के लिए। अब जो पैसा सी देखो, अब जो पैसा सीएसके एडवर्टाइजमेंट के लिए लेती है और जो पैसा पंजाब लेती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो विनी की जो विनिंग टीम होती है उसका ज़्यादा एडवांटेज होता है। शुरू की 10 साल में आईपीएल में टीम घाटे में रही। आपको पता है ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स एक टीम थी, अपनी टीम को के प्लेयर्स को सैलरी भी तक नहीं दे पाए थे। इसलिए बिस्से ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दिया था। पर जब से स्टार इंडिया ने इसके राइट्स खरीदे थे आईपीएल के मीडिया राइट्स, तो इस स्टार इंडिया ने दोगुनी तिगनी कीमत में खरीदे थे। अमाउंट दुगनी और तिगनी अमाउंट में जब से लिए थे, तब से सभी टीमों को ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी एडवर्टाइजमेंट सभी के रेट बढ़ गए थे। तो अब जो लोग आईपीएल के खिलाफ है उनका कहना है कि आईपीएल में इनकम स्पोर्ट फिक्सिंग होती है। एक दो केसेस मतलब जब राजस्थान रॉयल्स और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुई थी, उसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है कि स्पोर्ट फिक्सिंग होती है। तो अब ये ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा है, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि स्पोर्ट फिक्सिंग होती है।